वेलकम टू जेआरएफ जोन। जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी यूजीसी नेट पेपर 1 को कवर कर रहे थे और अपनी लास्ट क्लास में हमने रिसर्च डिजाइन को डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम सैम्पलिंग, जिसे हम प्रतिदर्श, नमूना अथवा न्यादर्श के रूप में जानते हैं। तो आइए इस क्लास की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल, जिस भी एस्पिरेंट्स को पीडीएफ चाहिए वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो आज का टॉपिक है सैम्पलिंग, जिसे हम प्रतिदर्श, नमूना अथवा न्यादर्श बोलते हैं। इसको हम बार बार इसलिए भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये नाम अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। कहीं प्रतिदर्श लिखा मिलेगा, कहीं नमूना लिखा मिल सकता है, कहीं अथवा न्यादर्श लिखा मिल सकता है। किसका मतलब? सैम्पलिंग का मतलब। तो आइए, पॉपुलेशन एंड सैंपल अर्थात जनसंख्या और प्रतिदर्श क्या है। तो पहले हम पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं। यहीं पर जान लीजिए, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अगर इंग्लिश की बात करें तो हम पॉपुलेशन के रूप में अथवा यूनिवर्स के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसको हम जनसंख्या कहते हैं अथवा इसको हम समष्टि कहते हैं। जनसंख्या कहते हैं अथवा इसको हम समष्टि कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें सैंपलिंग की, जनसंख्या की, अगर हम जनसंख्या को डिफाइन करें ये है पॉपुलेशन, ये है पॉपुलेशन और ये है सैंपल। कहने का मतलब ये है, इसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा, इसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा क्या है? सैंपल कहलाता है। इसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। अब सैंपल, पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा सैंपल कहलाता है। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन वो संख्या है, पॉपुलेशन वो जनसंख्या है जिस पर शोधार्थी अध्ययन करना चाहता है। पॉपुलेशन वो संख्या है जिस पर शोधार्थी अध्ययन करना चाहता है। जैसे अगर मैं जौनपुर जनपद के माध्यमिक विद्यालय के गणित वर्ग के विद्यार्थियों पर अध्ययन करना चाहता हूं, मैं जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के गणित वर्ग के विद्यार्थियों पर अध्ययन करना चाहता हूं, तो जो पॉपुलेशन होगी वो जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ रहे जो गणित वर्ग के बच्चे होंगे, गणित वर्ग के बच्चे हमारी क्या बनाएंगे? हमारी जनसंख्या बनाएंगे। हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कि जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के गणित वर्ग के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना। तो हमारी जो पॉपुलेशन बनेगी वो जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के जितने भी विद्यालय होंगे, जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के जितने भी विद्यालय होंगे, उस विद्यालय में जो गणित वर्ग के बच्चे होंगे वो हमारी पॉपुलेशन का निर्धारण करेंगे। अब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर अध्ययन तो कर नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पर हम अध्ययन कर नहीं पाएंगे, अर्थात इस पॉपुलेशन, हम ऐसे सैंपल का चुनाव करेंगे, इस तरीके से सैंपल का चुनाव करेंगे जो कि अगर मान लीजिए कि यहां से हम इस पॉपुलेशन से हम 100 बच्चों का चुनाव कर रहे हैं, 100 बच्चों का चुनाव कर रहे हैं, तो ये जो 100 बच्चे होंगे इन्हीं टोटल में से निकालेंगे 100 बच्चों को हम, और 100 बच्चे इस पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आपके क्षेत्र से एक विधायक चुन के जाता है और आपके पूरे क्षेत्र को वो विधायक रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र से जितने भी विधायक या सांसद बन के जाते हैं वो अपने अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पॉपुलेशन में से संख्या निकाल लेना सैंपल के रूप में, वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, वो सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। इसी को हम अगर बात करेंगे तो इसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे, इसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे, और जो संख्या आपने पॉपुलेशन से निकाली है उसको हम सैंपल बोलेंगे, इसको हम प्रतिदर्श बोलेंगे।
ठीक है। तो टोटल जनसंख्या जो होगी, टोटल पॉपुलेशन कहलाएगी आपकी जनसंख्या, या इसी को हम यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो यूनिवर्स में से जो पीसेज हम निकाल लेते हैं सैंपल के रूप में, वो सैंपल्स टोटल यूनिवर्स को क्या करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। उसको हम सैंपल बोलते हैं, उसको हम न्यादर्श बोलते हैं, उसको हम प्रतिदर्श बोलते हैं, उसको हम क्या कहा जाता है, नमूना बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 नामों से इन्हें जाना जाता है। तो ये है आपका पॉपुलेशन और ये है आपका सैंपल, इसी को आगे दिखलाया गया है। अब देखिए, वे सभी इकाइयां जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे हमने पॉपुलेशन में क्या लिया था, हमने पॉपुलेशन में लिया था कि पॉपुलेशन वो थी जो माध्यमिक, जौनपुर जनपद की हो, माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की हो, और उसमें से गणित वर्ग के जो बच्चे होंगे, मतलब वे बच्चे, उन बच्चों के अंदर जिसमें गणित की विशेषताएं होंगी, गणित की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, केवल वे हमारी जनसंख्या का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वे सभी इकाइयां जिनमें कुछ सामान्य विशेषताएं, मतलब कि वो गणित वर्ग की विशेषताएं हैं, ठीक, गणित वर्ग की विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं होती हैं, तथा जिनके संबंध में शोधार्थी कुछ निष्कर्ष ज्ञात करना चाहता है, वो क्या कहलाती हैं, वो जनसंख्या कहलाती हैं, वो यूनिवर्स कहलाती हैं, ठीक है। वो जनसंख्या कहलाती हैं, वो यूनिवर्स कहलाती हैं, ठीक है। कुछ सामान्य उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके संबंध में शोधार्थी कुछ कंक्लूजन्स चाहता है, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है, उसको समष्टि कहा जाता है, उसको यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है। अब अगर समष्टि को आगे चल के आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 प्रकार से डिवाइड हो जाती हैं। एक को कहा जाता है फाइनाइट, दूसरे को कहा जाता है इनफाइनाइट, मतलब सीमित और असीमित में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जिनको काउंट किया जा सकता है वो फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएंगे, ठीक है। जिनकी संख्या निश्चित होती है, जैसे क्लास में बैठे विद्यार्थियों की संख्या, जौनपुर जनपद के लोगों की संख्या, जौनपुर जनपद में गणित विषय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, यूजीसी नेट जून 2024 में प्रतिभाग करने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। तो ये सब क्या है, फाइनाइट है, इनको काउंटेबल है, काउंट किया जा सकता है। दूसरा इनफाइनाइट है, जिनमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित अथवा अनंत होती है, जिनमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित अथवा अनंत होती है, ठीक है। जैसे आकाश में तारों की संख्या की बात की जाए तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है। किसी एक भाषा में बोले जाने वाले शब्दों की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है। हालांकि जल्दी पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा नहीं जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जनसंख्या और समष्टि को 2 भागों में, सीमित में और असीमित में आप डिवाइड कर सकते हैं। फाइनाइट का मतलब सीमित है, जिन्हें काउंटेबल है, जिनको गिना जा सकता है, जिनको जाना जा सकता है। इनफाइनाइट का मतलब जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा, पॉपुलेशन को आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग 2 प्रकारों में। एक को कहा जाता है हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, दूसरे को कहा जाता है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है। एक को हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, दूसरे को एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, जिसको परिकल्पित जनसंख्या अथवा यथार्थ जनसंख्या के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन का मतलब वास्तव में विद्यमान ना हो, जो केवल क्या हो, कल्पनीय हो, वास्तव में विद्यमान ना हो, जो केवल कल्पनीय हो, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो सीधे मापने के लिए अव्यवहारिक हो, उसको इजिली मापा ना जा सके, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। जैसे हम एक संख्या ले, किसी विशेष शहर में सभी कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में सभी कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या क्या है, एक हाइपोथेटिकल है। अब एक मेट्रो सिटी की बात करेंगे, इतने सारे लोग निवास करते हैं, कितने लोग कॉफी पीते हैं, ठीक है। किसी बड़े शहर में क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या, ठीक है, उनको एग्जैक्ट माप कर पाना थोड़ा सा कठिन काम होगा, इसलिए ऐसी जनसंख्या को हम हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन का मतलब होता है इकाइयां वास्तव में विद्यमान हो, इकाइयां वे यूनिट्स जो कि वास्तव में रियल में प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे छात्रों की संख्या, देश की जनसंख्या, ठीक है, मंत्रियों की संख्या, देश में ट्रेनों की संख्या, ठीक है, जो वास्तव में एग्जिस्टेंट रखती हो, जो वास्तव में उपलब्ध हो, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन, या ऐसी इकाइयां, ऐसे यूनिट्स जो वास्तव में रियल में
उपस्थित हो। ठीक है, तो ये हो गई हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, दूसरी है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, सैंपल की। इसके पहले आपने क्या देखा, पॉपुलेशन को देखा। तो पॉपुलेशन वो है जिनके अंदर कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके विषय में शोधार्थी कुछ कंक्लूजन्स चाहता है, वे पॉपुलेशन कहलाती हैं अथवा समष्टि कहलाती हैं। दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। आप अगेंस्ट इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, दूसरी है एग्जिस्टेंट पॉपुलेशन। ठीक है, अब बारी आती है प्रतिदर्श क्या है, सैंपल क्या है। प्रतिदर्श, सैंपल को प्रतिदर्श, नमूना अथवा न्यायादर्श के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉपुलेशन का, सैंपल का पिक्चर है। ये टोटल क्या है, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, पॉपुलेशन है, 12 लोगों की संख्या है। 12 लोगों में से किसमें, एवरी थर्ड को चूज किया गया है। ठीक है, एवरी थर्ड को चूज किया गया है। तो 2, 5, 8 एंड 11। ठीक है, 2, 5, 8 एंड 11 को, इनको सैंपल के रूप में रिप्रेजेंट लिया गया है, इनको सैंपल के रूप में लिया गया है, जो कि ये जो सैंपल है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का कार्य करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे कि सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन यूज्ड ऑफ स्टडी। सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन अर्थात पॉपुलेशन की सब्सिडरी या पॉपुलेशन का सबसेट जिसको आप अध्ययन के लिए प्रयोग में ले आते हैं, वो सैंपल कहलाता है। जनसंख्या है ये टोटल, ये जनसंख्या का सबसेट है। ये टोटल क्या है, पॉपुलेशन है, और ये उसी पॉपुलेशन का क्या है, सबसेट है। तो पॉपुलेशन का सबसेट क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। पॉपुलेशन का सबसेट क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। सैंपल जनसंख्या का वह छोटा सा भाग है जिसे शोधार्थी या अनुसंधानकर्ता वास्तविक अध्ययन के लिए चयनित करता है। जो अनुसंधान करता होता है अथवा शोधार्थी होता है, जिसे वास्तविक अध्ययन के लिए, रियल अध्ययन के लिए, रियल स्टडी के लिए क्या करता है, चुनाव करता है। जो सैंपल होती है वो पूरे पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे ये जो चारों सैंपल्स हैं, ये टोटल 12 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इससे सूचनाओं का सामान्यीकरण करके जनसंख्या के बारे में अनुमान लगाया जाता है। आप प्रतिदर्श को जनसंख्या का प्रतिबिंब बोल सकते हैं। जो सैंपल होता है, इस जनसंख्या का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जैसे आपके क्षेत्र से जो विधायक चुना जाता है, वो पार्लियामेंट में जाके क्या करता है, आपको ही रिप्रेजेंट करता है, आपको ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके क्षेत्र वाला विधायक पार्लियामेंट में है, सदन में जा रहा है, ठीक है, आपकी बातों को रख रहा है, मतलब वो अपनी बात नहीं रख रहा है, अपने क्षेत्र के लोगों की बात रख रहा है। अर्थात जो आपका विधायक या सांसद है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको, आपका प्रस्तुतिकरण कर रहा है। ठीक है, तो जो सैंपल होता है, आप विधायक या सांसद को सैंपल का ही रूप समझ सकते हैं। जो प्रतिदर्श है वो जनसंख्या का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जो प्रतिदर्श है उसको दो भागों में आप सोच सकते हैं, दो इसकी शब्दावलियां हैं। एक को बोला जाता है सैंपलिंग फ्रेम, दूसरे को बोला जाता है सैंपलिंग यूनिट्स ऑब्लिक सैंपलिंग साइज। जान लेते हैं कि सैंपलिंग फ्रेम क्या है। सैंपलिंग फ्रेम ऐसे कह सकते हैं कि वो पॉपुलेशन का सबसेट है। पॉपुलेशन का सबसेट ना कहिए तो जनसंख्या का एक उप समूह होता है, या इट इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सेसिबल और अवेलेबल इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या है, जैसे जौनपुर जनपद को हमने अध्ययन के लिया, गणित वर्ग के विद्यार्थियों को अध्ययन में लिया, कंडीशंस लगाई हमने, माध्यमिक स्तर का, गणित स्तर का विद्यालय होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए। अब हम जब सैंपल लेने के लिए जाएंगे तो जितने विद्यार्थी हैं हाई स्कूल मतलब कि माध्यमिक स्तर के जो गणित पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सब एक साथ हमको उपस्थित मिल जाएं। जो उपस्थित मिल रहे हैं उन्हीं को हम सैंपलिंग फ्रेम बोलेंगे। जो उपस्थित मिल रहे हैं उन्हीं को हम सैंपलिंग फ्रेम बोलेंगे। पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन टोटल संख्या को काउंट कर रही है। ठीक है, अब सैंपलिंग फ्रेम क्या है, सैंपलिंग फ्रेम का मतलब जनसंख्या, अब पर्टिकुलर जिस कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित हम समस्या को ले रहे हैं वो टोटल संख्या हमारे सैंपलिंग टेकिंग के दौरान कितनी उपलब्ध मिल रही हैं, जो उपलब्ध मिल रही हैं उन्हीं को हम सैंपलिंग फ्रेम के रूप में जानते हैं। जनसंख्या का एक उप समूह जो सुलभ या उपलब्ध व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे नमूना लिया गया है। ठीक है, जनसंख्या का एक उप समूह जो सुलभ या उपलब्ध व्यक्तियों या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे नमूना लिया जाए
जाएगा। ठीक है, और सैंपलिंग यूनिट्स या सैंपलिंग साइज क्या है? वास्तविक अध्ययन के लिए सैंपलिंग फ्रेम में से चुनी गई इकाई क्या कहलाती है? सैंपलिंग यूनिट्स कहलाती है और सैंपलिंग साइज कहलाती है। ठीक है, यही वो सैंपलिंग यूनिट्स अथवा सैंपलिंग साइज होती है जिस पर एक्चुअल में शोधार्थी द्वारा स्टडी किया जाता है। ठीक है, सैंपलिंग यूनिट्स या सैंपलिंग साइज, यूनिट्स का मतलब इकाई, सैंपलिंग का मतलब सैंपल, प्रतिदर्श। ठीक है, प्रतिदर्श की कितनी इकाई, प्रतिदर्श की क्या साइज है। ठीक है, अगर वस्तु है तो अमूमन उसको साइज के रूप में, लिव्ड आइटम है तो उसको यूनिट्स के रूप में हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो वास्तविक अध्ययन के लिए सैंपलिंग फ्रेम में से चुनी गई इकाई को ही हम क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं अथवा सैंपलिंग यूनिट्स बोलते हैं, साइज बोलते हैं। ठीक है, तो द यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम फ्रॉम द एक्चुअल स्टडी। अब देखेंगे, देखिए ये टोटल यूनिवर्स है, ये टोटल पीला वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स मतलब क्या है? ये सेटिंग्स है। सेटिंग का मतलब क्या है? टोटल पॉपुलेशन में से आपने कौन सी सेटिंग, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पर आपने फोकस किया है, उसके बाद कितनी, उस जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या आपको सैंपलिंग लेने के दौरान उपस्थित मिली है, सैंपलिंग फ्रेम। अब सैंपलिंग फ्रेम में से आप जो संख्या आप सैंपल के रूप में ले लेंगे वही आपका सैंपल बन जाएगा, वही आपका सैंपल बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जिस पे आप स्टडी करेंगे वो क्या है? वो आपका सैंपल है, वो आपका सैंपल है। मान लीजिए कि टोटल जनसंख्या कितनी थी? 500 थी। टोटल जनसंख्या 500 थी। 500 में से आपको 450 लोग उपस्थित मिले। ठीक है, 450 में से आपने 80 लोगों को एज अ सैंपल के रूप में चुनाव किया सैंपलिंग मेथड्स के माध्यम से। ठीक है, अब यही देखिए यहां पे भी दिखाया गया, ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन से आप क्या करेंगे? सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग के मेथड के माध्यम से आप सैंपल का चुनाव करेंगे। ये जो सैंपल है ये पॉपुलेशन को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है, या हम कहें ये जो पॉपुलेशन है, ये जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का सबसेट ही क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। अब देखिए सैंपल साइज और सैंपल एरर एक शब्दावली होती है, दोनों में अपोजिट संबंध होता है। सैंपल साइज और सैंपल एरर में अपोजिट संबंध होते हैं। अब उस संबंध कैसे होते हैं? जैसे सैंपल साइज जो बढ़ेगी, सैंपल साइज जितनी बढ़ेगी सैंपलिंग एरर उतना घटता चला जाएगा। सैंपल की साइज जितनी बढ़ती चली जाएगी सैंपल का एरर उतना घटता चला जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा? भाई जैसे कि आप सैंपल की जितनी बड़ी साइज लेंगे वो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ज्यादा अच्छे से करेगी। ठीक है, अगर सैंपलिंग साइज ही मान लीजिए आप 10 ले लिए, 10 में से अगर आपने 8 को सैंपल के रूप में ले लिया तो क्या है कि अब वो आपके सैंपल आपकी पॉपुलेशंस को उतने अच्छा रिप्रेजेंट नहीं करेगी, अर्थात उसमें बायसनेस की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी, तो सैंपल एरर तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि सैंपल साइज जितनी ज्यादा होगी, सैंपल की साइज जितनी ज्यादा होगी सैंपल एरर उतना कम होगा। सैंपल की साइज जितनी कम होगी, ठीक है, सैंपल की साइज जितनी कम होगी सैंपल एरर होने की संभावनाएं उतनी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आपको इन मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल पूछा भी जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन और सैंपल दोनों में क्या डिफरेंसेस है देख लीजिए। द पॉपुलेशन इज अ कंप्लीट सेट। पॉपुलेशन क्या है? कंप्लीट सेट है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक से या किसी भी वस्तु विशेष का एक कंप्लीट सेट होता है। और जो सैंपल है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जो सैंपल है वो क्या है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन और पार्ट ऑफ द ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है सैंपल। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफाइड ग्रुप। किसी स्पेसिफाइड ग्रुप के ऑल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? सबसेट ऑफ द रिप्रेजेंट्स द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन का सबसेट रिप्रेजेंट करता है। अगर पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है उसको पैरामीटर बोला जाता है। अगर पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है तो उसको पैरामीटर बोला जाता है, और अगर सैंपल को मेजर किया जाता है तो उसको स्टैटिक्स बोला जाता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा। जो पैरामीटर्स होते हैं वो जनरली अननोन होते हैं, जो स्टैटिक्स होता है वो ऑलरेडी मतलब कि ऑलवेज नोन होता है। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और जो स्टैटिक्स होता है वो
चेंज होता रहता है। तो ये कुछ है कॉमन डिफरेंसेस जिसको हम पॉपुलेशन और सैंपल के रूप में देख सकते हैं। जैसे देखिए ये टोटल पॉपुलेशन है, ये टोटल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से 4 सैंपल का चुनाव किया गया है। ठीक है, इस पॉपुलेशन में से 4 सैंपल का चुनाव किया गया है, हालांकि किसी विधि से किया गया है, वो विधि हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग की हम बात करें तो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग को हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं, दूसरे को नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसको हम 5 प्रकारों में मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं। एक को सिंपल रैंडम सैंपलिंग, दूसरे को हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, तीसरे को हम सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, और चौथे को हम मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, और पांचवें को हम क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगर नॉन प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करेंगे आप तो ये कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरा है जजमेंटल सैंपलिंग, इसी को परपेजिव सैंपलिंग भी बोला जाता है, लिख लीजिएगा, इसी को क्या बोला जाता है, परपोजिव सैंपलिंग। ठीक है, परपेजिव सैंपलिंग। इसको कोटा सैंपलिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग, इसको नेटवर्क सैंपलिंग, इसको नेटवर्क सैंपलिंग, इसको चेन सैंपलिंग के रूप में भी जाना जाता है। मतलब इसको जजमेंटल को परपेजिव सैंपलिंग, स्नोबॉल को नेटवर्क सैंपलिंग अथवा चेन सैंपलिंग के रूप में भी जाना जाता है। सैंपलिंग की 2 मुख्य विधियां हैं, पहली है संभाव्यता प्रचयन, दूसरी है प्रसंभाव्यता प्रचयन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिवाइड करेंगे तो मुख्य रूप से 5 प्रकारों में, सैंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग, और लास्ट है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, अगर आप नॉन प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करेंगे, कन्वीनियंस सैंपलिंग, दूसरी है जजमेंटल सैंपलिंग, तीसरी है कोटा सैंपलिंग, और चौथी है स्नोबॉल सैंपलिंग। आइए हम इसको बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करें। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिवाइड करेंगे तो इसको अगेंस्ट आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को कहा जाता है नॉन रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग। नॉन रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग में केवल एक सैंपलिंग आती है जिसको हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं, और दूसरी है रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग, इसके अंतर्गत 4 सैंपलिंग्स आती हैं, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस करें। पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, जिसको हम सरल रैंडम प्रतिदर्श के रूप में जानते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग सरल रैंडम प्रतिदर्श के रूप में जानते हैं। रैंडम का मतलब होता है यादृच्छिक, हिंदी में इसका मतलब होता है यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक गलत हो गया, इसको कहा जाता है यादृच्छिक। ठीक है, सरल रैंडम प्रतिदर्श या सरल यादृच्छिक नमूना। ठीक है, कुछ इस तरह से बोला जाता है। अब सरल रैंडम सैंपलिंग क्या है? सरल रैंडम सैंपलिंग में जनसंख्या की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी के चुने जाने की प्रायिकता जो होती है समान होती है। कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि हमारी पॉपुलेशन टोटल 100 को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी टोटल पॉपुलेशन 100 को रिप्रेजेंट कर रही है। 100 में से अगर हमें 5 का चुनाव करना है, 100 में से हमें 5 का चुनाव करना है, तो 5 का चुनाव करते वक्त 100 में से जितनी भी टोटल 100 यूनिट्स हैं उन सब के चुने जाने की संभावनाएं हैं, उन सब के चुने जाने की संभावना, अर्थात 100 में से किसी 5 को चुना जा सकता है, किसी 5 को चुना जा सकता है, अर्थात जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की संभावना होती है। इसी को बोला जाता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल रैंडम प्रतिदर्श। जितनी भी यूनिट्स हैं, टोटल जनसंख्या की जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें से सब के चुने जाने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बकेट है, उसमें अगर बहुत सारी गोलियां रख दी जाएं और आपसे कह दिया जाए कि आप आंख बंद करके इसमें से 10 गोली निकाल लीजिए। ठीक है, 10 गोली निकाल लीजिए। अब क्या होगा कि आप आंख बंद करके 10 गोली निकालेंगे तो उसमें से 10 गोली अननोन है, चाहे जो गोलियां आपके हाथ में आ जाएं। ठीक है, अर्थात 100 की क्या है संभावनाएं हैं, 100 में से 10 कोई भी आ सकती है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं है। ठीक है, तो सरल रैंडम प्रतिदर्श में सब के चुने जाने की प्राथमिकता होती है। ये सबसे सरल, दिस इज सैंपलिंग टेक्निक इज वेरी इजी, वेरी सिंपल, ये सबसे सरल तरीका होता है।
और द सिलेक्शन ईच इंडिविजुअल और आइटम इज रैंडम। हर व्यक्ति का चयन जो होता है यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटीज नहीं होती है, सबके चुने जाने के इक्वल चांसेज होते हैं। यह इंश्योर करता है कि जो सैंपल है पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। यह सुनिश्चित करता है, यह निश्चित करता है कि जो सैंपल का चुनाव हुआ है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें अनबायस्ड होने की इसमें जनसंख्या का निष्पक्ष क्रॉस चयन किया जाता है। ठीक है, ये अनबायस्ड होता है, बायस्ड नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से, अनबायस्ड तरीके से जो सैंपल होता है उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसको फीचर को अगर आप देखेंगे तो इसके फीचर का जो सैंपल, जो जनसंख्या चुनी जाती है वो पर्टिकुलर किसी न किसी होमोजेनियस को फॉलो करती है। होमोजेनियस को फॉलो करने का मतलब कि जो जनसंख्या होती है वो सजाती होती है। जनसंख्या जो होती है वो सजाती होती, जैसे इसके पहले हमने जो टॉपिक का नाम लिया था आपसे कि जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के गणित वर्ग के विद्यार्थी जो हमारी जनसंख्या का निर्माण करेंगे वो माध्यमिक स्तर के होंगे और गणित वर्ग के विद्यार्थी ही हमारी जनसंख्या का निर्माण करेंगे। अर्थात इन जो जनसंख्या हमारी बनेगी उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उपलब्ध है। जो जनसंख्या हमारी बनेगी उसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उपलब्ध है, अर्थात वो सजाती हैं, वो होमोजेनियस हैं। अगर हमारा टॉपिक ये होता कि जौनपुर जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पर अध्ययन होता हमारा, तो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कई एक ग्रुप के बच्चे हैं तो वो हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाते, कुछ बच्चा गणित वाला होगा, कुछ बच्चा साइंस वाला होगा, कुछ बच्चा आर्ट वाला होगा, कुछ बच्चा कॉमर्स वाला होगा, तो सब मिले जुले होंगे तो वो हेट्रोजेनियस ग्रुप बनाते, अर्थात विजातीय ग्रुप बनाते। लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, सरल रैंडम प्रतिदर्श में होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स की जनसंख्या शामिल होती है। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग शुड बी यूज्ड विथ अ होमोजेनियस पॉपुलेशन। ये क्या करती है? होमोजेनियस पॉपुलेशन का इस्तेमाल करती है। कौन? आपकी सरल रैंडम प्रतिदर्श या सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड। ठीक है, इनमें जो होमोजेनिटी होती है, इनमें जो सजातीयता होती है वो उनकी एज के आधार पे, उनकी इनकम के आधार पे, उनके सेक्स के आधार पे, उनके सोशल के आधार पे, धर्म के आधार पे, पॉलिटिकल अफिलिएशन के आधार पे, ज्योग्राफी के आधार पे, स्टडी के आधार पे कोई एक आधार बना के इनकी होमोजेनिटी क्रिएट की जाती है, इनकी सजातीयता क्रिएट की जाती है। ठीक है, दूसरा यह है कि किसी एक व्यक्ति का सिलेक्शन, किसी एक यूनिट का सिलेक्शन अदर्स यूनिट्स को अफेक्ट नहीं करता है। किसी भी एक बच्चे का सिलेक्शन दूसरे यूनिट का, दूसरे बच्चे के सिलेक्शन को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये अनबायस्ड होती है, सरल होती है, होमोजेनिटी ग्रुप्स का निर्धारण करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि एक पीस का चयन कर रहे हैं तो उस पीस का चयन अदर्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, आगे इसको अगर आप देखेंगे तो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती है, ठीक है, इसको भी आप दो तरीके से सोच सकते हैं। जैसे एक को कहा जाता है सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, दूसरे को कहा जाता है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, प्रतिस्थापन के साथ और प्रतिस्थापन रहित। कहने यहाँ पे जो पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक बकेट लिया, इस बकेट में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम्स रख दिए। अब 10 आइटम्स को इस बकेट्स में से निकालना है सैंपल के रूप में। इसमें से हमें 2 पीस निकालनी है, 2 पीस निकालनी है सैंपल के रूप में। अब हम करेंगे क्या, इस बकेट्स में डाल के इसको क्या करेंगे, बाकायदा हम मिला देंगे। ठीक है, आंखें बंद करके इसमें से हम बारी बारी एक एक पीस निकालेंगे। ठीक है, बारी बारी एक एक पीस निकालेंगे या एक साथ ही 2 पीस निकालेंगे। मान लीजिए कि अगर हम बारी बारी से एक पीस निकालते हैं, एक पीस निकाल देते हैं। अब इस बकेट में जो भी जिसका नंबर आता है, मान लीजिए कि पहले वाले का नंबर आ जाता है, पहले वाले का नंबर आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब एक का चुनाव हो जाता है, फिर अब इसमें बचती है कितना, 1/9 बच रही हैं। अब इस एक का जो चुनाव हो गया उसको हम नोटिस कर लेंगे, फिर से वापस इसको इसमें हम डाल देंगे और फिर से मिला के हम किसी दूसरे का चुनाव करेंगे। अगर सेम पीस आ जाती है फिर से उसको डाल के फिर से अनदर ट्राई कर लेंगे। ठीक है,
तो हमें कोई 2 सैंपल मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा कि किसी एक का जो सिलेक्शन है वो किसी दूसरे के सिलेक्शन पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन जो सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, अगर इस बकेट में से आपने एक पीस निकाल दी है, अभी तो फर्स्ट स्टेज में ये 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले स्टेज में ये 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब इसमें से एक पीस निकल गई, फिर से उसको वापस नहीं डाला जाता है, अर्थात वो अब 1/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पीसेज निकाल ली जाती हैं उसको फिर से बकेट में नहीं डाला जाता है। इसमें क्या होता है, जो पीसेज निकाल ली जाती हैं उसको फिर से बकेट में डाल दिया जाता है। दोनों में यही अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए जो सिंपल रैंडम सैंपल मेथड होता है, इसमें 2 मेथड से हम चुनाव करते हैं अपने सैंपल का। एक को बोला जाता है लॉटरी मेथड, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉटरी मेथड, और इसको बोला जाता है टीपेट मेथड अथवा टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स ऑफ मेथड्स, इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको LHC टीपेट मेथड भी बोला जाता है, इसको हम लॉटरी मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा जो चयन होता है वो यादृच्छिक चयन विधि से होता है, यादृच्छिक चयन विधि से होता है। चयन के सभी के समान अवसर होते हैं, कोई पूर्वाग्रह नहीं होता है, बायसनेस को बहुत हद तक कम कर देता है। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतिनिधित्वता होती है सैंपल की, उसको वो इंक्रीज करता है। ठीक है, निष्पक्षता को बढ़ाता है, निष्पक्षता पूर्वाग्रह को कम करता है। दूसरा वैलिडिटी बता ही देती है, वैलिडिटी में आपके क्या करता है, सुधार होता है। जब कोई बायसनेस नहीं रहेगी, पक्षपात नहीं होगा, तो आपकी जो वैलिडिटी है आपके सैंपल की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, एक चीज और नोटेबल है यहां से, इस विधि को फिश बाउल सैंपलिंग मेथड भी बोला जाता है। किसको, लॉटरी मेथड को फिश बाउल सैंपलिंग मेथड भी बोला जाता है। अब देखिए कुछ इस तरह की आकृति है किसकी, लॉटरी मेथड की। मान लीजिए कि ये बकेट है, इसमें अगर हमें 100 बच्चों का चुनाव करना है गणित वर्ग के, ठीक है, अब हमें 100 बच्चों का चुनाव करना है, तो जौनपुर जनपद के जिन विद्यालयों का हमने रैंडम मेथड से चुनाव कर लिया है, उसमें जो विद्यार्थी हैं सबके नाम की मान लीजिए हमने एक पर्ची उसको इस तरह से फोल्ड करके डाल दी कि किसी का नाम दिख नहीं रहा है, इसमें डाल दिया गया। ठीक है, इसमें डाल दिया गया और उन सबको आपस में मिक्स करके बारी बारी से एक एक को निकाल कर उन 100 का चुनाव कर लिया गया। इसमें किसी के साथ बायसनेस होने की संभावना नहीं है। एक पर्ची निकाली गई, जो मिला फिर उस पर्ची को उसमें मिला दिया जाता है। ठीक है, अर्थात ये जो एक यूनिट्स का चुनाव हुआ है वो यूनिट्स किसी दूसरे यूनिट को प्रभावित भी नहीं करती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है लॉटरी मेथड। लॉटरी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, खूब सुने होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कूपन भरते हैं, उसमें से 5 लोगों को लॉटरी मिलती है। ठीक है, 5 लोगों को, 10 लोगों की, या जितने लोगों को फिक्स किया गया उसके लिए कुछ इनाम भी रखा जाता है, आप लोग मॉल वगैरह में देखे होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। अगला है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड, रैंडम अंक सारणी विधि। इसमें क्या होता है, यादृच्छिक संख्याओं की एक पूर्व तालिका होती है, यादृच्छिक संख्याओं की एक पूर्व तालिका होती है। वो जो तालिका होती है वो रैंडम संख्याओं पर आधारित होती है, यादृच्छिक संख्याओं पर आधारित होती है, और ये रो एंड कॉलम में इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया गया रहता है, रो एंड कॉलम में डिवाइड किया रहता है। रिसर्चर क्या करता है, इन टेबल के माध्यम से, रिसर्चर क्या करता है, इन टेबल्स के माध्यम से रैंडमली सिलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट्स को, रैंडमली सिलेक्ट करता है पार्टिसिपेंट को। ये भी अनबायस्ड होती है पूरी तरीके से। दूसरा, ये सिंपल रैंडम की अपेक्षा ज्यादा सिस्टमैटिक होती है, सिंपल रैंडम की अपेक्षा, मतलब माफ करिएगा, सिंपल रैंडम कर रहा हूं, लॉटरी मेथड की अपेक्षा ज्यादा सिस्टमैटिक होती है। इसमें निष्पक्षता और प्रतिनिधित्वता, कहने का मतलब है कि अनबायस्डनेस और रिप्रेजेंटेटिवनेस वो दोनों अच्छी होती है। ठीक है, कंप्यूटर जनित रैंडमाइजेशन में इन तरीकों का इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, हाँ कुछ चीजों की जरूरत होती है, केयरफुल हैंडलिंग हमको करनी होती है। ठीक है, आपको मेंटेन रखना होता है किसको, रैंडमनेस को, रैंडमनेस को आपको मेंटेन करना पड़ता है, कोई सी भी प्रकार की बायसनेस होनी ना पाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको ध्यान पूर्वक चीजों को करना होता है। ठीक है, अब वो टेबल्स कैसे होते हैं, कुछ इस तरह के टेबल्स होते हैं, कुछ इस तरह के टेबल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या कहा जाता है, 400 लोगों का चुनाव करना है, 400 आपकी टोटल जनसंख्या है, अर्थात कहने का मतलब यह है, माफ करिएगा,
1 से लेके 400 तक की टोटल संख्या है, तो 400 सबसे बड़ी संख्या है। अर्थात 1 से लेके 400 तक की संख्याओं को हम कुछ इस तरह से 001, 002, फिर हम करेंगे 010, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हम 010, ठीक है, 003, 022, कुछ इस तरह से इन सबको हम 3 अंक में डिवाइड कर लेंगे। जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी बड़ी संख्या में इनिशियल स्टेज से लास्ट स्टेज तक की संख्याओं को कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाद में रैंडम तरीके से इन्हीं को चूज किया जाता है। जो नंबर जिसका आता है वो नंबर, ये जो नंबर्स हैं, ये जो रैंडम संख्याएं बनाई गई हैं, इन नंबर्स पे कोड होता है, इन नंबर्स पे कोड होता है। ये कोड इनका है, ये कोड इनका है, ये कोड इनका है, और वो कोड किसी को पता नहीं होते हैं। रैंडम तरीके से हम इन्हीं का चुनाव करते हैं और इस कोड पर जिसके नाम होते हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स मेथड्स, या इसी को टिपेट मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है कि ये पहले से पूर्व निर्मित तालिकाएं होती हैं जिनको रैंडम तरीके से उपयोग में लाया जाता है, रो एंड कॉलम्स में होती हैं। रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अनबायस्ड होती हैं, सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, ये अनबायस्ड और रिप्रेजेंटेशन को सुनिश्चित करती हैं। कंप्यूटर जनित रैंडमाइजेशन उपलब्ध होता है, केयरफुल हैंडलिंग होती है, मेंटेन रैंडमनेस होती है, हम बायसनेस को अवॉइड कर पाते हैं, ठीक है। किसकी अपेक्षा? लॉटरी मेथड की अपेक्षा। तो ये दोनों देखा आपने, ये लॉटरी मेथड है और ये क्या है? टिपेट मेथड है, ठीक है। दूसरा है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, देखिए ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है। क्या है? ये भी एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है, ठीक है, संभाव्यता का। इसमें जो चुनाव होता है सिलेक्ट एवरी nth कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है, सिलेक्ट एवरी nth कैंडिडेट का चुनाव किया जाता है, ठीक है। इसमें से जो पहला सैंपल होता है, इस विधि में जो पहला सैंपल होता है उसको हम रैंडम सैंपलिंग मेथड के माध्यम से अथवा टिपेट रैंडम सैंपलिंग मेथड के माध्यम से इसका हम चुनाव कर लेते हैं। पहले सैंपल का चुनाव हम रैंडम सैंपलिंग मेथड के माध्यम से अथवा इसको हम टिपेट रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें एक फार्मूला चलाना पड़ता है, उसको कहा जाता है n/n = k, n/n = k, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है n आपकी टोटल पॉपुलेशन होती है और दूसरा n, इसको स्मॉल n लिख लीजिएगा, ठीक है, गलती हो गई है, इसको स्मॉल n लिख लीजिएगा। स्मॉल n, n का मतलब है कि जितनी साइज में आपको सैंपल लेना है, और k का मतलब होता है इंटरवल। जैसे आपको अगर 400 पॉपुलेशन में से 16 लोगों का चयन करना है तो टोटल पॉपुलेशन 16, 400 और आपकी 16 सैंपल साइज हो गई। आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये 25 आपको मिल जाएगा। अब ये 25 क्या है? ये इंटरवल है। 25 क्या है? इंटरवल है, ठीक है। 25 क्या है? इंटरवल है। अब 25 का अंतराल मिल गया है आपको। अब इस 25 में से आपको जो पहला सैंपल का चुनाव करना है उसको रैंडम सैंपलिंग मेथड के माध्यम से कर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि आप रैंडम सैंपलिंग मेथड के माध्यम से पहले का चुनाव करते हैं, उसमें से जो आप किसके माध्यम से? लॉटरी के माध्यम से ही मान लीजिए कर ले रहे हैं, ठीक है, लॉटरी के माध्यम से ही कर ले रहे हैं। ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए कि पहला हमें 7वां नंबर मिलता है, तो पहला तो 7वां हो गया। अब दूसरा नंबर 7 में 25 जोड़ेंगे 32, तीसरा नंबर 32 में 25 जोड़ेंगे 57, चौथा नंबर 57 में हम क्या जोड़ देंगे? 25 जोड़ेंगे 82। कुछ इस तरह से 16 संख्याओं का, 16 नंबर्स का हम चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रदान करता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है। ज्यादा फॉर सैंपलिंग लार्ज पॉपुलेशन, प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर सैंपलिंग लार्ज पॉपुलेशन। बड़ी संख्या के लिए इसको ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये किसके अपेक्षा? सिंपल रैंडम सैंपलिंग की अपेक्षा क्या करता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग की अपेक्षा क्या करता है? ये कम समय लेता है, ठीक है, रिक्वायर्स लेस टाइम। दूसरा कि ये प्रिजर्व रखता है किसको? रैंडमाइजेशन को, ठीक है। सिंपल रैंडम में जो रैंडमाइजेशन था वो रैंडमाइजेशन को ये प्रिजर्व रखता है, सुरक्षित रखता है, ठीक है। दूसरा, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड इंटरवल मेथड, ठीक है। दरअसल फिक्स्ड इंटरवल होता है, पहले सैंपल का चुनाव सिंपल रैंडम के माध्यम से कर लिया जाता है, उसके बाद जो k का मान आता है, k के मान फिक्स्ड होता है, उसी के अंतराल पे अगले सैंपल का चुनाव कर लिया जाता है, ठीक है।
अब देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग का ये फिगर है, ये इतने सारे लोग हैं, इसमें से समान अंतराल पे लोगों को 2, 5, 8, 11 मतलब कि 2, 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप करके लोगों का चुनाव कर लिया गया है। इसी को सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोला जाता है। अगला है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग देखिए इसमें पहला काम ये होता है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का पहला काम ये होता है, ये पॉपुलेशन को पूरे पॉपुलेशन को हम होमोजेनियस सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। होमोजेनियस सब ग्रुप में मतलब जो आपकी पॉपुलेशन है, आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस कंडीशन में है, आपकी पॉपुलेशन विजातीय कंडीशंस में है, पहले उसको हम सजातीय बना लेते हैं। जो ग्रुप हम होमोजेनियस का बनाते हैं उसको स्ट्रेटा बोला जाता है, हिंदी में इसको स्तर बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन में से हम अलग अलग स्तर बना लेते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कुछ इस तरह से ये जो लेवल्स बनेंगे उनको हम स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, रैंडमली सिलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम द ईच स्ट्रेटम। ठीक है, हम रैंडमली प्रत्येक स्ट्रेटम में से क्या करते हैं, सैंपल का चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इंश्योर रिप्रेजेंट्स फ्रॉम ऑल सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जो सब ग्रुप्स आप तैयार करेंगे ये इंश्योर करते, ये सुनिश्चित करिए कि वो संपूर्ण पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है प्रिसीजन एंड रिड्यूस सैंपलिंग एरर कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में जो सैंपलिंग एरर्स आते थे काफी हद तक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अब जो पॉपुलेशंस होती है, पॉपुलेशन है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेष विशेषताएं या वेरिएशंस उपलब्ध होते हैं। ठीक है, कुछ विशेष विशेषताएं, डिस्टिंक्ट विशेषताएं अथवा वेरिएशंस उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अब हेल्प मेंटेन्स टू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और अगर आपको अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है तो आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस तैयार करिए, जो सैंपल चूज करिए वो प्रोपोर्शनल सैंपल चूज करिए। ठीक है, तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर स्पष्ट हो जाएंगे। ये है आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। इसका हम फिगर दिखा रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ये हाई स्कूल के स्टूडेंट पूरे पॉपुलेशन का निर्धारण कर रहे हैं। ठीक है, हाई स्कूल के स्टूडेंट पूरे पॉपुलेशन का निर्धारण कर रहे हैं और इनको 4 ग्रुपों में बांट दिया गया है, इनको 4 ग्रुपों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो ये फ्रेशमैन है, ये सोफोमोर्स हैं, ये जूनियर्स हैं और ये सीनियर्स हैं, इनको 4 में बांट दिया गया है। ठीक है, अब ये कौन से ग्रुप बन गए, ये होमोजेनियस ग्रुप बन गए, ये सजातीय ग्रुप बन गए। जितने भी फ्रेशमैन हैं इसमें आ गए, जितने भी जूनियर्स हैं इसमें आ गए, जितने भी सीनियर्स हैं इसमें आ गए। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी सोफोमोर्स हैं वो इसमें आ गए। ठीक है, तो अब इन सब में से हमें सैंपल का चुनाव कर लेना है। यहां पे ना समझ में आए तो यहां पे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, हमने इस फिगर को ड्रॉ किया है। ये देखिए ये एक पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है जो कि हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन है, मतलब इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं और चिल्ड्रन भी हैं। ठीक है, पॉपुलेशन है जिसमें मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। पहला काम हमारा है पहले कि इसको होमोजेनियस ग्रुप में, सजातीय ग्रुप में कन्वर्ट कर देना। तो हमने क्या किया, मेल को अलग कर लिया, फीमेल को अलग कर लिया और चिल्ड्रन को अलग कर लिया। पहला काम यह है, फर्स्टली क्रिएटेड होमोजेनियस ग्रुप। और ये जो होमोजेनियस ग्रुप होता है ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ये रिसर्चर के द्वारा तैयार किया था। इस लाइन को ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये रिसर्चर के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, ये रिसर्चर के द्वारा तैयार किया जाता है, रिसर्चर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपने मेल, फीमेल और चिल्ड्रन का 3 होमोजेनियस ग्रुप आपने तैयार कर लिया। अब मेल में से आपने 5 को रेंडमली चुनाव कर लिया, फीमेल में से 5 को चुनाव कर लिया रेंडमली, चिल्ड्रन में से 5 को रेंडमली चुनाव कर लिया। अगर आप समान मात्रा में सैंपल का चुनाव तीनों स्टेटा से कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, मतलब अनुपातिक स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इसी को बोला जाता है। अगर इसमें से आप 15 का चुनाव आपने किया है, इसमें से 4 कर लिया, इसमें से 3 कर लिया, इसमें से 8 कर लिया, तो इसी को कहा जाता है डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अगर अलग अलग संख्या में आप चुनाव कर रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट, समान संख्या में चुनाव कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट। पहला काम पॉपुलेशन हेट्रोजेनियस होती है, पॉपुलेशन विजातीय होती है, उसमें से आप छांट कर आपको होमोजेनियस बनाना है। ठीक है, दूसरा अगर समान कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट, अगर असमान कर रहे हैं तो डिस्पोर्शनेट। आपको ध्यान रखना है कि इन जो संख्या का चुनाव करेंगे आप रैंडमली करेंगे, आप अपने उद्देश्य से नहीं करेंगे, आप रैंडमली करेंगे। ठीक है, और ये जो होमोजेनियस ग्रुप होते हैं ये रिसर्चर के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये जो होमोजेनियस ग्रुप बने हैं इन्हीं को बोला जाता है स्ट्रेटा।
ये क्या है, जैसे मेल वाला ग्रुप बना है, इसी को बोला जाता है स्ट्रेटा, हिंदी में इसको बोला जाता है स्तरता, अर्थात ये भी स्ट्रेटा है, अर्थात ये भी स्ट्रेटा है, ठीक है, स्ट्रेटा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि होमोजेनियस विद इन, होमोजेनियस विद इन का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, हेट्रोजेनियस में से आपने क्या बनाया, होमोजेनियस ग्रुप बनाया। तो आपने जो सैंपल का चुनाव किया है वो होमोजेनियस में से किया है, किसमें से किया है, होमोजेनियस में से किया है, ठीक है, होमोजेनियस में से किया है। हेट्रोजेनियस बिटवीन का मतलब क्या है, जो टोटल पॉपुलेशन है आपकी हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस में से हमने होमोजेनियस का चुनाव किया, होमोजेनियस में से हमने प्रोपोर्शनेट का और डिसप्रोपोर्शनेट का चुनाव किया। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का चुनाव किया जाता है। उम्मीद करता हूं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगला है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, इसमें भी क्या किया था, पूरी पॉपुलेशन को पहले क्लस्टर अथवा ग्रुप में उनको डिवाइड कर लिया जाता है, पूरी पॉपुलेशन को क्लस्टर अथवा ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर आर ग्रुप्स, ठीक है। दूसरा, रैंडमली सिलेक्ट इंटायर क्लस्टर एज अ सैंपल, ठीक है, हम रैंडमली पूरे क्लस्टर को क्या कर लेते हैं, सैंपल्स के रूप में चुनाव कर लेते हैं, ठीक है, पूरे क्लस्टर को ही सैंपल के रूप में चुनाव कर लेते हैं। आप कहेंगे आपने उसमें वहां पे स्ट्रेटा बनाया है, स्ट्रेटा में से फिर सैंपल का चुनाव किया, आप यहां पे कर रहे हैं सीधे क्लस्टर का चुनाव कर ले रहे हैं। एक्चुअल में जो क्लस्टर इसमें बनते हैं वो नेचुरली बने होते हैं, जो क्लस्टर होते हैं वो नेचुरली बने होते हैं, हमें क्लस्टर रिसर्चर द्वारा बनाया नहीं जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर रिप्रेजेंट्स द हेट्रोजेनियस, जो क्लस्टर होता है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लस्टर होता है वो हेट्रोजेनियस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात विजातीय समूह को रिप्रेजेंट करता है। यूजफुल फॉर लार्ज पॉपुलेशन स्प्रेड अक्रॉस द वाइड जियोग्राफिकल एरिया, बड़े जियोग्राफिकल क्षेत्र के लिए जहां पे लार्ज पॉपुलेशन है वहां के लिए ज्यादा यूजफुल होती हैं। ये क्या करती है, इंक्रीज इन इफिशियंसी, रिड्यूस कॉस्ट, ये जो सैंपलिंग मेथड्स में जो खर्चे आते हैं उनको रिड्यूस करती है, ठीक है। और रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ क्लस्टर साइज, क्लस्टर साइज की केयरफुल कंसिडरेशन आपको करनी पड़ती है। दूसरा, होमोजेनिटी इंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ठीक है। तो जो क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग है उसमें क्लस्टर्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं, रैंडमली हमें उन्हीं क्लस्टर्स अथवा ग्रुप्स का चुनाव कर लेना होता है। वही जो क्लस्टर होते हैं वो क्लस्टर ही हमारे सैंपल का कार्य करते हैं। जैसे एक फिगर देख लीजिए, इसमें भी पॉपुलेशन वैसी ही है, मेल फीमेल और चिल्ड्रन का, लेकिन इसमें जो क्लस्टर बने हुए हैं, जो गुच्छ बने हुए हैं, जो क्लस्टर बने हुए हैं वो नेचुरली बने होते हैं, ये नेचुरली क्रिएटेड है, एमएफसी 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 मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन, मेल फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो बने हैं ये नेचुरली बने हैं, नेचुरली क्रिएटेड है, इनको रिसर्चर क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। इसको जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर डू नॉट क्रिएट क्लस्टर्स, डू नॉट क्रिएट क्लस्टर, ठीक है। अब ये देखिए एमएफसी का मतलब मेल फीमेल चिल्ड्रन। अब एमएफसी अगर इस गुच्छ में है इसका मतलब है कि ये क्या है, ये होमोजेनियस नहीं है, सजाती नहीं है, ये क्या है, हेट्रोजेनियस क्लस्टर्स हैं, ये क्या है, हेट्रोजेनियस क्लस्टर्स हैं। अब इसमें से आपको, अब इसमें वही आइटम्स इसमें भी हैं, वही आइटम्स इसमें भी हैं, वही आइटम्स इसमें भी। अब आपको अलग अलग चुनाव करने की जरूरत नहीं है, आप किसी एक क्लस्टर को ही उठा लीजिए, आप इसमें से कोई एक क्लस्टर उठा लीजिए, एनी वन क्लस्टर उठा लीजिए, वही क्लस्टर ही आपके सैंपल का कार्य करेगा, वही क्लस्टर ही आपके सैंपल का कार्य करेगा। तो ये है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। आप इसके डिफरेंस भी देख लीजिए, कंफ्यूजन भी थोड़ा सा होता है। क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग को देखेंगे। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में होमोजेनियस ग्रुप तैयार किए जाते हैं, ठीक है, होमोजेनियस सेगमेंट्स तैयार किए जाते हैं और सैंपल इज रैंडमली टेकन फ्रॉम द सेगमेंट्स, जो सेगमेंट्स बनते हैं, जो आपके स्ट्रेटा बनते हैं, जो स्तर बनता है, ठीक है, उसमें से रैंडमली सैंपल का चुनाव किया जाता है। जो रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेटा, ठीक है, सभी स्ट्रेटा में से रैंडमली हमें इंडिविजुअल्स का चुनाव कर लेना होता है। इसमें क्या होता है कि जो क्लस्टर सैंपलिंग रेफर्स टू सैंपलिंग मेथड वेयर इन द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम नेचुरली ऑकर ग्रुप्स आर कॉल्ड
क्लस्टर्स, जो क्लस्टर सैंपलिंग है, जो उसमें से क्लस्टर बने होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ठीक है, नेचुरली बने होते हैं, जो ग्रुप बने होते हैं नेचुरली बने होते हैं। ऑल द इंडिविजुअल्स आर टेकन फ्रॉम द रैंडमली सिलेक्टेड क्लस्टर्स, ठीक है, जो सभी क्लस्टर्स है उन्हीं को हमें रैंडमली क्या कर लेना होता है, चुनाव कर लेना होता है, ठीक है। सिलेक्शन पॉपुलेशन एलिमेंट्स कैसा होता है, इंडिविजुअल होता है, इसमें से आप एक एक होमोजेनियस ग्रुप्स में से एक एक का चुनाव करते हैं। इसमें क्या होता है, समूह में ही चुनाव कर लिए, पूरे क्लस्टर को ही ले लिया जाता है। ये विद इन ग्रुप होता है, होमोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी होती है, मतलब सजातीयता में से हम ग्रुप का चुनाव कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हेट्रोजेनियस बिटवीन ग्रुप्स होता है, ठीक है। और क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, बिटवीन ग्रुप्स होता है। ऊपर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन होती है पूरी तरह से हेट्रोजेनियस कंडीशंस में होती है, और हेट्रोजेनियस कंडीशन में ही क्लस्टर बने होते हैं, ठीक है। होमोजेनिटी क्या होती है, इनकी हेट्रोजेनिटी क्या होती है, बिटवीन ग्रुप्स होता है। आप देखेंगे इसमें से जो पॉपुलेशन होती है टोटली हेट्रोजेनियस कंडीशंस में होती है, और उसमें पूरा क्लस्टर ही हेट्रोजेनियस कंडीशंस में होता है, विद इन ग्रुप में होता है, ठीक है। अब इम्पोज्ड बाय द रिसर्चर, ये जो होता है ये रिसर्चर के द्वारा इम्पोज किया जाता है। जो स्ट्रेटा बनता है, स्ट्रेटा की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जो स्ट्रेटा बनता है वो रिसर्चर के द्वारा इम्पोज किया जाता है। यहाँ पे जो क्लस्टर बनते हैं वो नेचुरली क्रिएट होते हैं, जो ग्रुप्स बनते हैं वो नेचुरली क्रिएट होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज द प्रिसीजन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है वो इंक्रीज करती है, वो विश्वसनीयता को इंक्रीज करती है, वो प्रतिनिधित्वता को इंक्रीज करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये क्या करता है, ये इफिशियंसी को इंप्रूव करता है। दूसरा, कास्ट को काफी हद तक घटा देता है। किसके कास्ट को, सैंपलिंग के कास्ट को काफी हद तक घटा देता है। तो ये है क्लस्टर बेस्ड रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। आपने इसको देखा होगा, उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की पहली लास्ट सैंपलिंग है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। इसको मल्टी लेवल सैंपलिंग प्रोग्रेस भी कहा जाता है, मल्टी लेवल सैंपलिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसका मतलब है ये कई एक लेवल्स में सैंपलिंग का कार्य करती है। डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर, ठीक है, एंड मोर मैनेजेबल स्टेजेज और क्लस्टर्स। ये क्या करती है, पूरी पॉपुलेशंस को स्मॉलर ग्रुप में अथवा इसको मैनेजेबल स्टेजेज में, जिसको अच्छे से मैनेज किया जा सके उस स्टेज में इसको डिवाइड कर लेती है, ठीक है। रैंडमली सिलेक्ट क्लस्टर्स ईच स्टेज, वो अलग अलग स्टेजेज पे रैंडमली क्लस्टर्स का चुनाव कर लेती है। इफिशिएंट सैंपलिंग ऑफ लार्ज एंड जियोग्राफिकल डिस्प्रेस्ड, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो सैंपलिंग होती है ये लार्ज एंड जियोग्राफिकल डिस्प्रेस्ड के लिए ज्यादा उपयोगी होती है, ऐसी संख्याओं के लिए उपयोगी होती है जहां पर जो पॉपुलेशंस होती हैं दूर दूर होती हैं, बिखरी हुई होती हैं, ठीक है, डिस्प्रेस्ड होती हैं, ठीक है। रिड्यूस लॉजिस्टिक चैलेंजेज एंड कॉस्ट कंपेयर्ड, ये काफी हद तक कास्ट को अपेक्षाकृत और सबसे कम कर देती है। जितना सिंपल रैंडम सैंपलिंग में खर्च आता है, जितनी मेहनत होती है, उसको काफी हद तक ये कम कर देती है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, अलग अलग ईच स्टेजेस, सभी स्टेजेस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, इससे कार्य को करना आसान होता है। हाँ, ये केयरफुल प्लानिंग आपको करनी होती है कि कैसे इस चीजों को करना है, ठीक है। और इंश्योर ये भी करना होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है, जो प्रतिनिधित्वता है, वो प्रत्येक स्टेज को करती है, ठीक है। लार्ज स्केल सर्वे, कॉमनली यूज द लार्ज स्केल सर्वे अथवा पॉपुलेशन स्टडी, जब हम बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं अथवा लार्ज स्केल सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, लार्ज स्केल सर्वे कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में सर्वे कर रहे हैं, तो अक्सर मल्टी स्टेज सैंपलिंग इस्तेमाल में लाई जाती है, ठीक है। इसका फिगर देख लीजिए, ठीक है। मल्टी स्टेज सैंपलिंग जैसे कि टोटल पॉपुलेशन, आप देखिए, या तो टोटल फॉर्म फिलिंग बाय स्टूडेंट, जैसे आप लोग यूजीसी नेट का एग्जाम देने जाएंगे, पहला काम तो यह है कि आप लोग आवेदन मांगा गया कि टोटल के टोटल बच्चे फॉर्म भर दिए, जितने भी यूजीसी नेट फॉर्म को भरना चाहते हैं। अब उसमें से फिल्टर किया जाएगा कितने बच्चों ने सही और सही क्राइटेरिया के साथ फॉर्म भरा है। पहला काम तो यही हो गया। दूसरा काम, ठीक है, यूजीसी नेट का एग्जाम्पल मत लीजिए क्योंकि इसमें एक ही स्टेजेस हैं, ठीक है। अब ये कोई सामान्य परीक्षा ले लीजिए जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू की कंडीशंस भी होती हैं। तो पहला तो काम फॉर्म को फिल्टर कर लिया गया, राइट फॉर्म कितने हैं। दूसरे स्टेज में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कराया गया, प्री एग्जाम कराया गया, उसमें से कुछ बच्चे बहुत सारे बच्चे फिल्टर होकर निकल गए जो प्री को पास नहीं कर पाए। अब जो बच्चे पास किए वो मेन एग्जामिनेशन में आ गए, अब जो मेन को पास किए वो इंटरव्यू में आ गए,
अब इंटरव्यू और आपके प्री मेन के नंबर को जोड़ के फाइनल रिजल्ट आपको प्रस्तुत कर दिया गया। तो लास्ट में जो मिला वही समझ लीजिए कि मल्टी स्टेज सैंपलिंग का आउटकम है, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल देखिए, आईपीएल इस समय चल रहा है ना, 2024 का आईपीएल चल रहा है, पूरे 10 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। स्टेज 1 में पूरी 10 टीमें आपस में 2-2 मैच खेल रही हैं, ठीक है, आपस में 2-2 मैच। अब स्टेज 2 आएगा तो 4 टीमें बचेंगी। स्टेज 3 आएगा, स्टेज 1 पे आपस में टीमें लड़ रही हैं। स्टेज 2 में कंडीशंस क्या बनेंगी, कितनी स्टेजेस होती है अब हमको तो सही याद नहीं। स्टेज 2 के मैचेज हो जाएंगे, मान लीजिए स्टेज 3 के मैचेज हो जाएंगे और स्टेज 4 के मैचेज हो जाएंगे। स्टेज 4 में आपका फाइनल हो जाएगा, कोई एक विजेता हो जाएगा। तो वही क्या है, लास्ट सैंपल का काम करेगा। तो मतलब कि अलग अलग स्टेजेज में इसमें सैंपलिंग की गई, अलग अलग स्टेजेज में फिल्टर किया गया है, लोगों को छांटा गया है, कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये है मल्टी स्टेज सैंपलिंग, ठीक है। अब बारी किसकी आ जाएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। हम एक बार आपको दिखा दें कि आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिस्कस किया, आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिस्कस किया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को डिस्कस किया, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसको हम संभाव्यता चयन भी बोलते हैं, संभाव्यता चयन विधि भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑल यूनिट्स इक्वल, सभी जो यूनिट्स होती हैं इक्वल होती हैं और सभी के चयन की जो संभावनाएं होती हैं, सभी के चयन की संभावनाएं समान होती हैं, सभी के चयन समान होती हैं, ठीक है। इसमें अनबायस्ड तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, सिलेक्शन किया जाता है। हालांकि इसके अलग अलग तरीके हैं, सिंपल रैंडम, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, मल्टी स्टेज, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से चयन किया जाता है, लेकिन सब में ये सारे फीचर कॉमन होते हैं। किसमें, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, संभाव्यता चयन विधि में। ऑल यूनिट्स और इक्वल, सभी यूनिट्स इक्वल होती हैं, सभी के चयन की संभावनाएं होती हैं, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, कोई एक यूनिट दूसरी यूनिट को प्रभावित नहीं करती है, अनबायस्ड सिलेक्शंस होते हैं, ठीक है। सैंपलिंग एरर काफी कम आते हैं, सैंपलिंग एरर काफी कम आते हैं अपेक्षाकृत किसके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के, ठीक है। तो ये है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आपने इसको डिस्कस किया। आगे हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को आप डिवाइड करेंगे तो कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको सुविधाजनक, पर्पोजिव, उद्देश्यपूर्वक, कोटा सैंपलिंग इसका नाम ही है, इसको काट दीजिएगा नीचे से, स्नोबॉल सैंपलिंग, जिसको हम बताए थे आपको नेटवर्क सैंपलिंग, अथवा इसको हम चेन सैंपलिंग के रूप में भी जानते हैं, चेन सैंपलिंग के रूप में जानते हैं इसको, पर्पोजिव सैंपलिंग अथवा जजमेंटल सैंपलिंग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लीजिए फटाफट। कन्वीनियंस सैंपलिंग, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुछ चीजें आप कन्वीनियंस सैंपलिंग के बारे में जान ही लीजिए। जो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, कन्वीनियंस नहीं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है इसमें सभी के चुने जाने की संभावनाएं नहीं होती हैं, सभी के चुने जाने की संभावनाएं नहीं होती हैं, ये काफी फ्लेक्सिबल होती है। जो रिसर्चर होता है अपने अनुरूप सैंपल का चुनाव करता है। कहने का मतलब है कि बायसनेस होने की संभावनाएं इसमें ज्यादा होती हैं, ठीक है। ये सिंपल से अच्छी आपकी प्रोबेबिलिटी से अच्छी नहीं होती हैं, प्रोबेबिलिटी से अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन कई एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे इनको प्रयोग में करना ही पड़ता है, ठीक है, प्रयोग में करना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, पर्पोजिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, 4 है। इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहली है कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसको हम एक्सीडेंटल अथवा हफाजार्ड सैंपलिंग के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। नाम जानते रहिए, कन्वीनियंस सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग अथवा हफाजार्ड सैंपलिंग, इन सब को एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका चुनाव कैसे किया जाता है, आसान पहुंच और उपलब्धता के आधार पर चुनाव किया जाता है, उसकी तरह रैंडमली नहीं किया जाता है। हम जहां तक पहुंच सकते हैं, जहां तक हमारी उपलब्धता हो सकती है, उसी के आधार पर हम प्रतिभागी का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। यह सुविधाजनक होती है और त्वरित होती है, यह सुविधाजनक होती है और
त्वरित होती है, ठीक है, सुविधाजनक होती है और त्वरित होती है। ज्यादातर इसको एक्सप्लोरेटरी खोजपूर्ण अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम पायलट स्टडी करते हैं किसी भी योजना का, किसी भी कार्य की जब हम पायलट टेस्ट करते हैं, उस समय हम कन्वीनियंस एक्सीडेंटल हजार्ड सैंपलिंग का चुनाव करते हैं। जैसे कोविड आया था तो आप लोग देखें जो वैक्सीन्स बनी होंगी तो जो एजेंसी रही होगी वो अपनी सुविधा अनुसार जनसंख्या का चुनाव कर ली होगी कि इतनी जनसंख्या पर हम क्या कर लेते हैं कि इसका स्टडी करके देख लेते हैं वैक्सीन कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही है। रैंडमली उसने पूरे देश में से लोगों को चुन चुन के चुनाव नहीं किया, अपनी सुविधा अनुसार देखा, व्यक्तियों का चुनाव किया और उन पर वैक्सीन का प्रयोग करके देखा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। तो अक्सर ये खोजपूर्ण अनुसंधान एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में प्रयोग में लाई जाती हैं। ये सुविधाजनक होने के नाते कम खर्चीली होती हैं और कम समय वाली होती है, क्योंकि जो चीजें उपलब्ध होती हैं हम उसी के आधार पे हम चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बायसनेस होने की खूब संभावनाएं होती हैं भैया, क्योंकि जो हम अपनी पहुंचता के आधार पे, अपनी उपलब्धता के आधार पे जो सैंपल का चुनाव कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो संपूर्ण आबादी को सटीक प्रतिनिधित्व कर रहे हो, ठीक है। अब भाई जब वो सटीक प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं तो उसमें जनरलाइजेशन की, सामान्यीकरण की कमी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इनको इन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है जहां पर व्यवहारिक बाधाएं आती हैं, जहां पर नमूनाकरण विधियों सीमित हो जाती हैं। ऐसी स्थितियों में जहां पे हम मतलब कि विधियों को अप्लाई करने में हमको क्या आती है, कठिनाई आती है। जैसे कन्वीनियंस सैंपलिंग का एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज एंकर्स होते हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो वो किसी मॉल में चले जाते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में रैंडमली चले जाते हैं, अपने मन से ही चले जाते हैं और वहां से इस समय दिल्ली की राजनीतिक अस्थिरता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रैंडमली किसी भी ग्रुप में घुस गए, किसी भी मॉल में चले गए, ठीक है। तो कहीं ऐसे स्थान पे जहां पे लोगों की संख्या है वहां पे रैंडमली चले गए, वहां से लोगों के व्यूज जानने का प्रयास किए। मतलब कि जो सैंपलिंग होती है कन्वीनियंस के आधार पे होती है, एक्सीडेंटली होती है। जहां मन किया वहीं चले गए, जहां पे हमें लगा कि हमारी उपलब्धता यहां तक है और हमारा काम लगभग हो जाएगा, हम अपनी सुविधा के अनुसार वहां तक चले गए, ठीक है। तो पर्सन इंटरव्यूड फ्रॉम शॉपिंग सेंटर और टेलीविजन और प्रोग्राम, ये सब चीजें जहां आप देखते हैं, वो जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का चुनाव कर लेता है। भैया आप बोलोगे इस विषय पे आप बोलोगे, तो वो किसी के लिए कंपलसरी नहीं करता है कि आप बोलो ही, अपनी सुविधा के अनुसार जो बोलता है वो अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्तियों का चयन कर लेता है, ठीक है। तो इसी को कहता है कन्वीनियंस एक्सीडेंटल हजार्ड सैंपलिंग, अलग अलग नामों से, ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग है, ठीक है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है। इसमें से आप देखिए जिसको इसकी जरूरत है, लग रहा है कि ये मेरा काम कर जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार, चाहे इनके पास सब उपलब्ध है, अपनी पहुंचता अपनी उपलब्धता के अनुसार वो सैंपल का चुनाव कर लेगा, ठीक है। अगला है पर्पजिव सैंपलिंग, जिसको जजमेंटल सैंपलिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो निर्णय होता है वो शोधकर्ता का होता है। सबसे बड़ा निर्णय जो होता है शोधकर्ता का होता है। शोधकर्ता का जिसको मन करेगा, उसका जजमेंट जो कहेगा, उसका माइंड जिसको कहेगा, वो उसी का चुनाव कर लेगा, ठीक है। अब इसका प्रयोग आप कहेंगे कहां हो सकता है? इसका प्रयोग यहां भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस की सरकार अपना घोषणा पत्र जारी कर दी, अब उसने एक टीम बनाई कि पूरे नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को ऑब्जर्वेशन करना है, उन्होंने कमियां कहां कहां की हैं उसको कलेक्ट करना है हमको, ठीक है। अब इस टीम के जो मेंबर्स होंगे, जो कांग्रेस की कार्यकारिणी होगी, वो अपने जजमेंट के आधार पे मेंबर्स का चुनाव करी। ऐसा नहीं कि रैंडमली पूरे देश में से किसी का चुनाव कर लेगी। भाई उसका उद्देश्य, पर्पज उसका जहां पूरा होगा वो उसी व्यक्ति का चुनाव करेगी ना। जैसे पाकिस्तान में जाके क्या करना है, पाकिस्तान में जाके क्या हुआ था बीच में भाई, एयर स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान में जाके, ठीक है। तो अब जो सिपाही या जो जाबाज तेज होंगे इस कार्य को करने में, उन्हीं का चुनाव कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं यूपी पुलिस को भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है बिहार पुलिस को भेज दिया जाएगा, जाओ भैया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आना है। नहीं, जो हमारे उद्देश्य को फुलफिल कर पाएगा,
जिसको हमारा जजमेंट कहेगा कि इस कार्य को ये व्यक्ति कर सकता है, ये वस्तु कर सकती है, हम उसी का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये जो पर्पजिव सैंपलिंग है, जजमेंटल सैंपलिंग है, वो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक अथवा स्टैंडर्ड के आधार पे शोधकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि किसका चुनाव होना है और नहीं होना है। और शोधकर्ता क्या करता है, जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है जिसके पास उससे संबंधित, उसका जो कार्य है, उसका जो उद्देश्य है, उस कार्य से संबंधित, उस उद्देश्य से संबंधित उसके पास नॉलेज अथवा अनुभव है। ठीक है, टारगेटिंग पर्टिकुलर सब ग्रुप्स और एक्सपर्ट्स, मतलब कि वो ऐसे सब ग्रुप्स पे टारगेट करता है या ऐसे एक्सपर्ट्स पे कार्य करता है जिसको अनुभव होता है, जिसको अनुभव होता है। जैसे भारत को अब किस पे भेजना है, भाई भारत ने मंगल ग्रह पे अपने यान भेज दिए हैं, अब चंद्रयान उसने चंद्रा पे भेज दिए हैं। अब चंद्रयान के अब किसी यान के माध्यम से चंद्रमा पर उनको मानव भेजने हैं। अब भाई वैज्ञानिक करेंगे ना इस कार्य को, तो जो चुनाव होगा वैज्ञानिक में से ही चुनाव किया जाएगा। ऐसा नहीं है काम पब्लिक में से रैंडमली चुनाव कर लो भैया, या वैज्ञानिक में से, वैज्ञानिकों में से ही रैंडमली चुनाव कर लो। रैंडमली में तो वो लोग भी आ जाएंगे जिनको उस चीज का उतना नॉलेज नहीं है। तो जो अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा अच्छा जानता होगा उसी का तो चुनाव उसमें किया जाएगा ना, अर्थात अपने पर्पजिव के आधार पर, अपने जजमेंट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, आपके एनटीए की कोर टीम में उन्हीं को शामिल किया जाएगा ना जो कि एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे, उन्हीं को तो शामिल किया जाएगा। पेपर बनाने के लिए उन्हीं को शामिल किया जाएगा ना जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट को, आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो जो सब्जेक्ट का विशेषज्ञ होगा उन्हीं का तो चुनाव किया जाएगा ना, कि आम पब्लिक का चुनाव कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है पर्पजिव जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, ये स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव के आधार पर चुनाव किया जाता है। इन डेप्थ इनसाइट्स प्रदान करती है, ऐसे लोग विशेषज्ञ होते हैं, ऐसे लोग विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञता का ही चुनाव ही होता है इसमें। ठीक है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस, हो सकता है कि पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट ना करते हो सकता है, लेकिन हमारे उद्देश्य को वो पूरा करते हैं। ठीक है, अक्सर इसका प्रयोग किसमें होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है, गुणात्मक अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। पूरा का पूरा जजमेंटल, जो जजमेंट ऑफ द रिसर्चर होता है, दिस इज डन बाय द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। इसे डन किया जाता है किसके माध्यम से, रिसर्चर के जजमेंट के माध्यम से। ठीक है, जजमेंट सैंपलिंग ऑफन यूज्ड टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्समैन, या मतलब कि कोई भी तरह का कार्य है, ठीक है, परफॉर्मेंस देखना है, विशेष कार्य करना है, वहां पे पर्पजिव जजमेंटल का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरी पॉपुलेशन है, ये बीच में खड़ा कौन, रिसर्चर है। अब इस पॉपुलेशन में से रिसर्चर देखता है कौन सा बढ़िया काम कर सकता है मेरा, उनको कान पकड़ पकड़ के निकाल लिया बाहर, भाई ये तुम लोग हमारे टीम के सदस्य हो, आपको ये कार्य करने हैं, तुम में ये सब विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये जजमेंटल सैंपलिंग है। जजमेंट किसका चल रहा है, रिसर्चर का चल रहा है। इसमें से देखता है जो उसके काम का है, जो उसके उद्देश्य को पूरा करने वाला, उसका कान पकड़ पकड़ के बाहर कर लिया। ठीक है, अगला है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग नाम से ही स्पष्ट है, कोटा। पहले इकोनॉमिक्स आप लोग अगर पढ़ते तो हम बताते, इकोनॉमिक्स में कोटा लगता था, प्रशुल्क कोटा जिसको बोला जाता था, उसमें फिक्स्ड कर दिया जाता था, भाई इतना हमें इतना ही हमें आयात करना है या इतना ही हमें निर्यात करना है। ठीक है, कोटा लगता था। ठीक है, तो कोटा क्या है, फिक्स्ड है कोटा। इसे 5 किलो राशन कोटा मिलता है ना, 5 किलो फिक्स्ड है, 7 किलो नहीं देगा वो आपको, या आपके मेंबर के अनुसार देगा, वो बढ़ाएगा नहीं, कोटा आपका फिक्स्ड है। ठीक है, तो कोटा सैंपलिंग क्या है, डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू रिलेवेंट कैटेगरी और कोटा। जो पॉपुलेशंस होती हैं उनको अपने रिलेवेंट कैटेगरी में अथवा कोटा में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पूरे भारत को 4 भागों में हमने बांट दिया, भाई पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत। ठीक है, और चारों भागों में से हमें 10-10 सांसदों का चुनाव करना है। तो हमें दक्षिण भारत से फिक्स है 10 का चुनाव करना है, उत्तर से फिक्स है 10 का, पूर्वी से फिक्स है 10 का, और पश्चिम से फिक्स है 10 का। हमने कोटा लगा दिया भैया, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम से में 10-10 का चुनाव करना, यही है कोटा सैंपलिंग। ठीक है, यही है कोटा सैंपलिंग। अब अलग अलग कोटा में, अलग अलग भागों में से हम रैंडमली उसका चुनाव। ठीक है, तो रिलेवेंट कैटेगरी में आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब सिलेक्ट पार्टिसिपेंट फ्रॉम ईच कैटेगरी। ठीक है, ईच कैटेगरी में से हमने पार्टिसिपेंट्स को क्या कर लेंगे, हम चुनाव
कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट पार्टिसिपेंट ईच कैटेगरी। दूसरा है इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब भाई ये तो इंश्योर करना होगा आपको कि भाई जो पॉपुलेशन है वो चारों भागों को, चारों कोटा को आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं कर रही, जिससे बायसनेस की कमी कम हो जाएगा। अलाउज कंट्रोल ओवर द सैंपल कंपोजिशन, ठीक है, सैंपल कंपोजिशन पे आपका कंट्रोल अच्छा होता है। कन्वीनियंस रेदर देन द रैंडम सैंपलिंग, ठीक है, ये रैंडम सैंपलिंग से काफी हद तक कन्वीनियंस होता है, कन्वीनियंस होता है। अगला, इंट्रोड्यूस द बायस इफ कोटा आर नॉट एक्यूरेटली डिफाइंड। बायसनेस कब होगा? जब कोटा को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं किया जाएगा। आपको उत्तर पूर्व भारत में जाने का मन नहीं था, आपने क्या किया, आपने अपने मन से ही उत्तर भारत से ही चुनाव कर लिया, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कॉमनली यूज्ड इन मार्केट रिसर्च इन ओपिनियन पोल्स, अथवा ओपिनियन पोल अथवा मार्केट रिसर्च के में इसका ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। और जो कोटा डिफाइन किया जाता है अमूमन एज के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जियोग्राफिकल रीजन के आधार पे, जैसे हमने कहा कि उत्तर भारत को 4 भागों में आप डिवाइड कर लीजिए, एजुकेशन के आधार पे, इनकम के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे कोटा क्या कर दिया है, डिवाइड कर। जैसे हमने कहा कि हमको केवल गणित वर्ग का विद्यार्थी चाहिए, तो हमने कोटा फिक्स कर दिया, केवल गणित वर्ग का चाहिए, ठीक है। अब देखिए कोटा सैंपलिंग है, ये पूरी मेंबर्स है। हमने कहा कि हमें मेल चाहिए एबव 50 चाहिए, हमें मेल चाहिए एबव 50 चाहिए, हमने कोटा फिक्स कर दिया। पूरे भारत को हमने क्या किया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ये 4 भाग हो गए आपके, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। इसमें से 10 लेना है, इसमें से 10 लेना है, इसमें से 10, इसमें से 10, ठीक है। तो जो चुनाव करेंगे कोटा सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अगला है स्नोबॉल सैंपलिंग अथवा नेटवर्क सैंपलिंग अथवा चेन सैंपलिंग इसको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, इसको यहां से कट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे लिख लीजिएगा स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है, स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, ठीक है, ठीक। अब ये क्या होता है, ये इनिशियल सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, मतलब शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं, कन्वीनियंस अथवा पर्पजिव सैंपलिंग के माध्यम से हम पार्टिसिपेंट्स का चुनाव कर लेते हैं। शुरुआती दौर में हम अपनी सुविधानुसार अथवा अपने उद्देश्य के अनुसार हम किसी एक सैंपल का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस सैंपल का चुनाव करते हैं उसके रेफरेंस के आधार पर, उसके बताए गए या उसके रेफरेंस के आधार पे हम अन्य मेंबर्स का चुनाव कर लेते हैं। जैसे हमें अगर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करनी है, पाकिस्तान में क्या करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, तो हम देखेंगे हमारे देश का सेनाध्यक्ष कौन है। हमने अपनी सुविधानुसार सेनाध्यक्ष का चुनाव कर लिया। अब सेनाध्यक्ष से हम पूछेंगे कि इस टीम में हम कौन कौन से और लोगों को शामिल कर लें, ठीक है, कौन कौन से और लोगों को शामिल कर लें कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हमने किसी एक को सुविधानुसार चुनाव कर लिया, बाद में उसके रेफरेंस के आधार पे जो इसका हम अपनी सुविधानुसार चुनाव करेंगे वो उसका विशेषज्ञ होगा, ठीक है। चुनाव कर लिया, अब उसके रेफरेंस के आधार पे अलग अलग लोगों का हम चुनाव करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, प्रतिभागी संभावित प्रतिभागियों को हम संदर्भित या नामांकित जिसको करते हैं, जिसको वो कहते हैं, ठीक है, जिसको वो कहते हैं उसको हम चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उतना तजुर्बा नहीं है जितना उनका तजुर्बा है, ठीक है। कंटिन्यूअस इट विल बी, ठीक है, न्यू पार्टिसिपेंट्स रिक्रूटेड थ्रू द रेफरल्स, ठीक है। जो नए पार्टिसिपेंट को रिक्रूट किया जाएगा वो रेफरल के माध्यम से रिक्रूट किया जाएगा। किसके माध्यम से, रेफरल के माध्यम से रिक्रूट किया जाएगा। वो जिसको जिसको बताएगा उसको उसको शामिल कर लेगा। जैसे कि मान लो कि 10 की कोई टीम थी, कोई चोरी कर रही थी किसी बैंक में, उसने चोरी की, उसमें से एक को पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ा गया। अब 10 तो वो एक जिसको जिसको रेफरेंस देगा उसको उसको क्या कर लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा, उसको उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। या मतलब कि कोई दुर्गम कार्य है, कोई छिपा हुआ कार्य है, उसको जानने के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग जो होती है बहुत जरूरी होती है। जैसे अब इसी समय दिल्ली को ही देख लीजिए, दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता को देख लीजिए, किसी एक विजय नायर और मुगुंटा फुगुंटा पता नहीं कौन कौन है, किसी एक को पकड़ लिया गया, उसके बाद पूछा गया कि इस कार्य में कौन कौन शामिल थे, ठीक है, शराब घोटाले में कौन कौन शामिल थे, वो जिसको जिसको रिफरल दे रहा है
सबको धीरे धीरे पकड़ के ले आ जा रहा है। ठीक है, सबको धीरे धीरे पकड़ के लाया जा रहा है। अब वो सही रेफरल दे रहा है, गलत रेफरल दे रहा है, पता लगा हमारा नाम भेज दे, आपका नाम भेज दे, तो आपको भी उठा ले जाएंगे वो, क्योंकि वो रेफरल दे रहा है, वो रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए स्नोबॉल सैंपलिंग के तहत पहले हम एक सैंपल का अपने उद्देश्य के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार चुनाव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जिसको जिसको रेफरेंस करता है हम उसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। जैसे आईपीएल की टीम है ना, आईपीएल की टीम आप सुने होंगे, उनकी बोली लगती है। अब चेन्नई सुपर किंग्स वाले धोनी को क्या किए, धोनी को कप्तान ले लिए, कप्तान बना लिए, पैसा खूब सारा फेंक के धोनी कप्तान बना लिए। अब धोनी से पूछते हैं कि बताओ धोनी भैया, किसको किसको अपने टीम में शामिल कर लिया जाए, किसके किसके लिए बोली लगाई जाए। ठीक है, किसके किसके लिए बोली लगाई जाए। तो अब धोनी जिसको जिसको रेफरेंस करें, क्योंकि धोनी के पास क्रिकेट का तजुर्बा है, जिसको इसको रेफरेंस करें उसको ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो हार्ड टू रीच, यूजफुल फॉर एक्सेसिंग, हार्ड टू रीच। ठीक है, सबको एक्सेस करना। हिडन पॉपुलेशंस, दुर्गम या छिपी हुई आबादी तक पहुंचने के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। ठीक है, स्टडी सोशल नेटवर्क्स और रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब कि फैसिलिटेट स्टडी सोशल नेटवर्क, समाज के नेटवर्क को समझने में, और रेयर कैरेक्टरिस्टिक्स जो छिपी हुई विशेषताएं हैं उनको समझने में ये सैंपलिंग काफी आसान होती है। प्रोन टू बायस, ठीक है, ये बायसनेस से छिपी नहीं होती है। जितनी भी नॉन रैंडम सैंपलिंग्स होंगी सभी में आपको सिंपल रैंडम सैंपलिंग की अपेक्षा बायसनेस देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये नेटवर्क की संरचना और गतिशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार भी करती है। अक्सर इसको क्वालिटेटिव रिसर्च में अथवा स्टडिंग फोकसिंग में अथवा स्पेसिफिक पॉपुलेशंस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो उदाहरण बताए हैं इनको ध्यान में रखिएगा। फिगर भी दिखा देते हैं। देखिए, हमने एक का चुनाव कर लिया अपनी सुविधानुसार। हमने क्या किया, एक का चुनाव अपनी सुविधानुसार कर लिया। अब ये जिसको जिसको बताया, ये 2 लोग को बताया, तो 2 लोग का हमने चुनाव कर लिया। अब इनसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी तरह और कितने लोग कार्य करते हैं, तो इनसे ये 3 लोग को बता दिया भैया, ये 3 लोग को बता दिया, तो इन दोनों का हमने चुनाव कर लिया। ठीक है, तो ये एक नेटवर्क बन जाता है, एक चेन बन जाता है। जितनी बड़ी सैंपल की जरूरत होती है, इस चेन के माध्यम से हम सैंपलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बच्चा आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत पसंद आएगी और सैंपलिंग से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे रिसर्च के इथिक्स को अथवा रिसर्च के टाइप्स को। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बच्चा क्लासेज अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए। कोई भी बच्चा कमेंट्स नहीं करता है। क्लासेज अगर अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ओवरऑल अगर क्लासेज ठीक लगती हो, अच्छी दिखती हो, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको क्या मिलता रहे, हमेशा नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। जून में जो हम सब ने JRF का टारगेट रखा है उसके प्रति आप लोग डेडिकेट होकर पढ़ते रहिए। क्लासेज हमारी काफी पीछे है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में इसको बहुत जल्दी कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।